हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूं। आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया है जो उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य के लिए महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका एग्ज़ाम 23 जनवरी 2022 को होना है। तो मैंने आज का पहला ही टॉपिक लिया है सामाजिक स्तरीकरण को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है सामाजिक स्तरीकरण से। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों पर चर्चा करूँगा। रेमंड मुर्रे के बारे में थोड़ा सा। सामाजिक स्तरीकरण में इन्होंने अपनी परिभाषा दिया था। इन्होंने कहा था कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में समांतर विभाजन होता है। आप या तो ये कह लीजिए कि क्रमगत विभाजन होता है, या आप ये कह लीजिए कि समांतर विभाजन होता है। तो ऑप्शन में ज़रूर आपको मिलेंगे रेमंड मुर्रे, जहाँ सामाजिक स्तरीकरण का आप ध्यान रखिएगा निम्न एवं उच्च सामाजिक इकाइयों में विभाजन होगा। समांतर तरीके से होगा तो भी इन्हीं का नाम आएगा, क्रमगत तरीके से होगा तो भी इन्हीं का नाम आएगा। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण के अगर 3 लक्षण आपको पता है तो आप इजीली सामाजिक स्तरीकरण को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 लक्षण कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऊंच नीच की भावना। सामाजिक स्तरीकरण में विभिन्न समूह अथवा वर्ग में ऊंच नीच की भावना दिखाई पड़ती है, तो तभी आप समझ जाएंगे कि ये सामाजिक स्तरीकरण है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ग चेतना। वर्ग चेतना है क्या? सामाजिक स्तरीकरण में प्रत्येक वर्ग के लोगों में सामूहिक चेतना पाई जाती है, जो वर्ग चेतना कहलाती है। तो इसलिए आप जब भी कभी आपको वर्ग चेतना की बात आए तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं सामाजिक स्तरीकरण के लक्षणों के बारे में बात कर रहा है। और एक तीसरी यानी लास्ट बात ध्यान रखना होगा कि सामाजिक स्थिति में उतार चढ़ाव का क्रम का होना। ठीक है, तो सामाजिक स्तरीकरण में सभी जगह विभिन्न समूह की सामाजिक स्थितियों में किसी न किसी प्रकार का उतार चढ़ाव का क्रम देखा जाता है। तो जिसमें निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोग जानने का प्रयास करता है या करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे आपको सामाजिक स्तरीकरण के 3 लक्षणों को ध्यान रखना पड़ेगा: ऊंच नीच की भावना, वर्ग चेतना, सामाजिक स्थिति में उतार चढ़ाव का क्रम। तो ध्यान रखिएगा, रेमंड मुर्रे जब कभी क्रमगत के रूप में आए या समांतर विभाजन के रूप में आए तो तुरंत आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए। टालकाट पार्सन्स का भी नाम आता है उसके साथ। जब कभी रेमंड मुर्रे का पूछा जाता है ऐसे प्रश्न को तो ऑप्शन में टालकाट पार्सन्स भी होता है। लेकिन सामाजिक स्तरीकरण में टालकाट पार्सन का कहना है कि ऊंच और नीचे का पदानुक्रम में विभाजन होना। तो पदानुक्रम और क्रमागत में कंफ्यूज नहीं होंगे, यही आपको वर्ड मिलेगा। क्रमागत में रेमंड मुर्रे का ही नाम आएगा और पदानुक्रम में अगर कोई नाम आता है यानी पद के हिसाब से क्रम के अकॉर्डिंग में बात किया जा रहा है तो वो नाम आता है टालकाट पार्सन्स का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों नाम जो थे इम्पोर्टेंट थे। आगे हम बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण में ही। तो कुछ सिद्धांत आए हैं, उनके कुछ विचारक के लोग हैं जो नाम आते हैं, देखा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे अगर हम बात करें सामाजिक स्तरीकरण में, पहले विचारधारा में ऐतिहासिक स्तरीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया और जिसके प्रवर्तक थे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और बार्नर। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐतिहासिक स्तरीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले सामाजिक स्तरीकरण में ऐतिहासिक स्तरीकरण का सिद्धांत किस कौन कौन से विद्वान ने दिया है? तो 3 विद्वान के नाम रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स हो सकते हैं उसमें से मैक्स वेबर भी हो सकते हैं या बार्नर भी हो सकते हैं। दूसरी जब विचारधारा आई सामाजिक स्तरीकरण में तो टालकाट पार्सन्स और किंग्सले डेविस का नाम आया, और जिन्होंने प्रकार्यवादी सिद्धांत को विकसित करने का प्रयत्न किया था। तो 2 बातें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि एक तो ऐतिहासिक स्तरीकरण के सिद्धांत में एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा नहीं, तो फिर 3 नाम यही रहेंगे। और दूसरी विचारधारा के रूप में जब कभी नाम आएगा तो टालकाट पार्सन्स और किंग्सले डेविस का नाम आएगा। ऑप्शन में किंग्सले साथ ही साथ में तो रेमंड मुर्रे का भी नाम आएगा। केवल मैं आपसे कहूँगा कि रेमंड मुर्रे का जो नाम है वो उनका समांतर विभाजन और क्रमागत विभाजन को ही याद रखें। बस इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं कुछ और, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ों पर चर्चा कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, है ना।
जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, बता भी सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से वीडियोस आप लोगों को बनाऊंगा। जैसे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कार्ल मार्क्स के बारे में, तो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो करके था, जिन्होंने प्रत्येक युग में सामाजिक वर्ग का विद्यमान के लेकर उन्होंने परस्पर संघर्ष के रूप बताया था। और वर्तमान में जो पूंजीवादी समय है, बुजुर्गों का मतलब था पूंजीपति, एवं सर्वाहारा इसका मतलब था श्रमिक, और ये दो वर्ग प्रमुख थे। तो ये चीज़ें बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो आपसे यहाँ पे चर्चा कर सकता हूँ। प्रकारवादी में भी अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रकारवादी का सिद्धांत में जहाँ पर एक सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, नोट कर लीजिएगा, किंग्सले डेविस और बिलमर्ट मुर्रे। देखो रेमंड मुर्रे का नाम थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पे बिलमर्ट मुर्रे के बारे में बात करें तो वो भी अलग है, ठीक है। तो रेमंड मुर्रे का नाम अलग आएगा, बिलमर्ट मुर्रे का नाम अलग होगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो उनका एक किताब आई थी, सम प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिस्फिकेशन करके किताब आई थी, जो प्रकारवादी सिद्धांत में जाना जाता है जिसको, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो मैक्स वेबर का सिद्धांत आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा कि वर्गों को महत्व को स्वीकार के बारे में बताया था, और आर्थिक कारकों को महत्व को स्वीकार किया था। संपत्ति का अधिकार, सामाजिक अवसर, जीवन संबंधी सुविधाएं वर्ग निर्धारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें बेसिकली याद रखना होगा हमें, ठीक है। लेकिन आगे मैं इन सब पर आप लोगों को ब्रीफ में चर्चा कर दूंगा। चलिए मैं आगे एक और बात कर लेता हूँ। ये भी प्रश्न जो है यूजीसी समाज कार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए ऐसे प्रश्नों को। तो ये प्रश्न भी जो है परिवार से संबंधित है। तो विवाह के आधार पर परिवार के दो भागों में डिवाइड किया गया, विवाह के आधार पर। तो एक विवाही परिवार था और एक आपका था बहुविवाही परिवार। तो एक विवाही परिवार आप सबको पता होगा कि इसमें एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह होता है। तो ये आधुनिक सभ्य समाजों में से विवाही परिवार का मुख्यतः पाए जाते हैं। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भी एक पति व एक पत्नी की अनुमति भी देता है। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कौन सा अधिनियम है जो एक विवाही परिवार का अनुमति देता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 वाला, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, सरल है, आप सब जानते हैं। बहुविवाही परिवार के बारे में बात करूं तो इस प्रकार के जो परिवार इस प्रकार के जो परिवार में एक पुरुष कई औरतों से विवाह करते हैं, या आप ये कह लीजिए कि एक औरत कई पुरुषों से यौन संबंध रख रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बहुविवाही। और ये आदिम समाजों में बेसिकली देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। बहुपति विवाह, तो अच्छा इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके दो भेद हैं बहुपति विवाह में, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझते चलिए, साथ ही साथ कभी कभी मिल जाता है भ्रातक बहुपति विवाह, अभ्रातक बहुपति विवाह। अच्छा, भ्रातक बहुपति विवाह क्या होता है कि परिवार इसमें सभी पति आपस में भाई होते हैं, ठीक है। तो ये विवाह कहलाता है आपका भ्रातक बहुपति विवाह कहलाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो नीलगिरी की एक पहाड़ी है जिसमें टोडा जनजाति रहती है, ठीक है। जौनसार की खस और मालाबार तट की नायर जनजाति में ये विवाह पाया जाता है। अगर हम अभ्रातक बहुपति विवाह के बारे में बात करें तो परिवार इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि सभी पति आपस में भाई ही हों, ठीक है। तो अभ्रातक में, ठीक है। तो ये भी टोडा और नायक या नायन में इस प्रकार के परिवार देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक भ्रातक बहुपति विवाह होता है, एक अभ्रातक बहुपति विवाह होता है, और ये बहुपति विवाह का प्रकार बनाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इससे भी। बहुपत्नी विवाह के परिवार में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिंटन के संबंध में दो भेद आए हुए थे, ठीक है। किसके? लिंटन संबंध में बताए गए थे। तो एक विवाह संबंधी परिवार होता है जिसमें पति पत्नी के बीच संबंध पाए जाते हैं और इनकी प्रकृति अस्थायी होती है, ठीक है। तो वह विवाह संबंधी परिवार होता है, ठीक है। ये लिंटन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। और एक निम्न रक्त संबंधी विवाह परिवार बताया था, और इस परिवार में रक्त संबंधी व्यक्ति रहते हैं और विवाह व धन की अपेक्षा रक्त का ज़्यादा जोर देते हैं। भारत में संयुक्त परिवार इस श्रेणी में आता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं W.R. वार्नर के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने कहा है कि ये दो भागों में डिवाइड हो सकता है। एक होता है जन्म मूलक परिवार होता है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है, ठीक है। तो यह वह परिवार होता है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है और बच्चों के लिए उनके माता पिता का परिवार जन्म मूलक परिवार कहलाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। और दूसरे पॉइंट भी देख लेते हैं, प्रजनन मूलक विवाह। तो जिस
परिवार को युवक युवतियाँ विवाह कर स्थापित करते हैं उसे प्रजनन मूलक परिवार कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों से परिचर्चा कर रहा हूँ परिवार में। ठीक है, और विवाह से संबंधित नाभिकीय तो आपको पता है न्यूक्लियर परिवार होता है। यह परिवार पति पत्नी और अविवाहित बच्चे मिलकर बना होता है, जिसमें बच्चों की शादी भी हो जाती है। ठीक है, और ये धीरे धीरे बदल जाता है संयुक्त परिवार में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता है न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। और उसके बाद अच्छा एक संयुक्त फैमिली होती है जहाँ पे दादा दादी वगैरह सब कुछ, मतलब एक व्यापक परिवार होता है। ठीक है, तो वो संयुक्त परिवार होता है। अगर हम बात करते हैं पैट्री लोकल फैमिली, कभी कभी एग्जाम में पैट्री लोकल ही लिख कर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी परिवार को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ऐसा परिवार जो विवाह के उपरांत पति के परिवार के साथ रहता है तो उसे पितृ स्थानीय परिवार कहा जाता है, या आप इसे ये भी कह सकते हो पैट्री लोकल परिवार। तो बहुत सही है, सरल है। पैट्री तो पैट्री से पितृ, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब मैट्री लोकल है तो मैट्री से मात्र याद रख सकते हैं आप लोग, है ना। तो विवाह के उपरांत जब वैवाहिक जोड़ा पत्नी के परिवार के साथ रहता है, ठीक है, तो ऐसे में मैट्री लोकल कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ये मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है या मुख्य रूप से केरल के राज्य में जो नायर के जनजाति हैं उसमें पाए जाते हैं, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए बस मेन पॉइंट्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं नव स्थानीय विवाह, जिसको आप नियो लोकल कहते हैं, तो विवाह के उपरांत जब वैवाहिक जोड़ा पति पत्नी में से किसी एक के परिवार को ना चुनकर एक नया स्थान पर रहता है तो उसे हम नियो लोकल बोलते हैं या नव स्थानीय परिवार विवाह कहते हैं। याद रखेंगे इसे भी। पितृ सत्तात्मक, अब यहाँ पे सत्ता का मतलब अधिकार होता है, तो इस चीज़ को आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे। तो ऐसा परिवार जिसमें पुरुष और पति का आधिपत्य रहता है, पारिवारिक निर्णय में पुरुष की ही मुख्य भूमिका होती है, तो इसलिए जो है पितृ सत्तात्मक परिवार के रूप में जाना जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं मातृ सत्तात्मक परिवार के रूप में, तो ऐसे परिवार में स्त्रियों का पुरुषों पर आधिपत्य रहता है, परिवार की समस्त बागडोर स्त्री के हाथ में होती है, तो ये आप कह सकते हैं मातृ सत्तात्मक परिवार बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार की तराई क्षेत्रों में बेसिकली ये देखने को मिलता है, थारू जनजाति में भी इसको देखने को मिलता है, राजस्थान की मध्य प्रदेश भी है और जो है राजस्थान में भी पाई जाती है। तो जहाँ जहाँ भी थारू जनजाति पाई जाती है वहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं। पितृ वंशीय परिवार के बारे में अगर हम बात करें तो ये वंश के आधार पे है, तो वह परिवार जिसमें बच्चों का वंश का नाम एवं संपत्ति पिता के वंश के प्राप्त हो उसे हम बोलते हैं पितृवंशीय परिवार के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। मातृवंशीय में क्या होता है, जब बच्चों के वंश का नाम माता के वंश के आधार पर होता है तब ऐसे परिवार को मातृवंशीय परिवार कहते हैं, और ये भी केरल के नायरों में यही परिवार पाया जाता है बेसिकली। ठीक है, मातृवंशीय परिवार में। एक विवाही परिवार तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक समय में पुरुष के एक पत्नी या स्त्री के एक पति ही हो, तो इसमें बेसिकली हम एक विवाही परिवार कहते हैं। और बहुविवाही में कोई स्त्री या पुरुष जब एक से अधिक जीवन साथी के द्वारा परिवार का निर्माण करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुविवाही परिवार कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी की सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए आप सभी लोग। ऐसे प्रश्नों में आप लोगों को खास कर ध्यान रखना पड़ेगा इसकी इंग्लिश भी क्या होती है। ठीक है, तो जैसे मोनोगेमिस होता है, पोलोगेमिस होता है, तो इसका सभी लोगों को आप लोगों को इंग्लिश भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक विवाही और बहुविवाही परिवार में निवास के स्थान पर अगर हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि पितृ स्थानीय परिवार को हम बोलते हैं, जो है यदि विवाह के बाद जब पत्नी अपने पति के माता पिता के साथ रहने लगती है तो उसे हम पितृ स्थानीय परिवार भी कहते हैं। मातृ स्थानीय परिवार में विवाह के बाद जब पति पत्नी के साथ उसके माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसे हम मातृ स्थानीय परिवार भी कहते हैं। नौ स्थानीय तो आपको पता ही होगा अच्छे तरीके से। आगे अगर हम बात करते हैं मातृपितृ स्थानीय परिवार के रूप में, तो कई समाजों में नव विवाहित दंपत्ति व पति पत्नी में से किसी एक को ही साथ रहने का बाध्य नहीं करते हैं, बल्कि दोनों में से किसी एक भी साथ रहते हैं, तो ऐसे परिवारों में मातृ या पितृ स्थानीय परिवार का रूप दिया जाता है। मामा स्थानीय परिवार पे तो ऐसे परिवार जो है नव विवाहित दंपत्ति मामा के परिवार में जाकर रहने लगते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मामा स्थानीय परिवार। द्विस्थानीय स्थानीय परिवार में कुछ स्थानों पर ऐसे ही परिवार होते हैं जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवार में रहते हैं, उसे हम द्विस्थानीय परिवार के रूप में भी जानते हैं। बेसिकली ये जो परिवार है लक्षद्वीप और केरल में पाए जाते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि पति रात्रि को अपनी पत्नी के घर जाता है किंतु दिन में वह अपने जन्म के परिवार के साथ रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विस्थानी परिवार। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग अधिकार के आधार पे परिवार के बारे में। तो पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक आपको पता ही है, जहाँ पे पिता का सत्ता होता है या पुरुष का सत्ता या अधिकार होता है हाथ में उनके, तो उनको हम पितृसत्तात्मक बोलते हैं। जहाँ माता के अधिकार होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मातृसत्तात्मक, है ना। उत्तराधिकार के आधार पर अगर परिवारों का वर्गीकरण किया जाए तो एक मातृवर्गीय परिवार होता है और एक पितृवर्गीय परिवार होता है। पहले मातृवर्गीय के बारे में देखें तो जिसमें उत्तराधिकार के नियम मातृ पक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं उसे मातृमार्गीय परिवार कहेंगे। और अगर हम बात करते हैं वहीं पितृमार्ग में तो पितृ के आधार पर होता है। ठीक है, वंश के नाम के आधार पर किया जाए तो पितृवंशी होता है, जहाँ वंश की परंपरा चली आ रही है पिता के स्थान पे, मातृवंशी में माता के वंश पे। ठीक है, उभयवाही परिवार क्या होता है तो कुछ परिवार में वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर ना होकर सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है, तो ऐसे समाजों में पैतृक मातृक दोनों वंश के नाम परंपराएं के साथ साथ चलती रहती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उभयवाही परिवार। ठीक है, द्विनामी परिवार क्या होता है, ऐसे परिवार जो एक व्यक्ति या एक ही समय में अपनी दादा दादी या नानी के संबंध में रहता है, अन्य दो संबंधी दादा और नाना को छोड़ दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, द्विनामी परिवार में कि एक व्यक्ति एक ही समय में अपनी दादी और नानी के संबंध में रह रहा हो, अन्य दो संबंधी जैसे दादा और नाना को छोड़ दिए जाते हैं ऐसी कंडीशन पर। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं द्विनामी परिवार। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी विवाह के स्थान पर एक विवाही आपको पता है, बहुविवाही भी पता है। बहुपत्निक परिवार के बारे में अगर हम बात करें तो एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है, तो ऐसे में हम उसे बहुपत्निक परिवार कहते हैं, याद रखेंगे हम सभी लोग इसको। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं बहुपति विवाह को लेकर तो जहाँ एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उसे बहुपति विवाह परिवार कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। समूह विवाही परिवार में जब कई भाई और पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह में विवाह करें तब ऐसी कंडीशन पे सब पुरुष स्त्री के समान रूप से पति हो तो वह समूह विवाही परिवार कहलाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्क्सवाद का सिद्धांत पर। तो बाकी आपको पता ही है मार्क्सवाद का सिद्धांत सबसे ज़्यादा फेमस है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेकर। फिर मैंने आप लोगों से एक बात बताया था यहाँ पर कि वर्तमान में जो पूंजीवाद के समय में बुजुर्गवा पूंजीपति और सर्वहारा, जिसको सर्वहारा को श्रमिक, इन दो वर्गों का प्रमुख रूप में डिवाइड किया गया है, इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर तो प्रकार्यवादी सिद्धांत में जैसे मैंने बताया था बिल्बर्ट मुर्रे के बारे में, किंग्सले डेविस के बारे में कि सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जो है एक लेख लिखा गया है, एक पुस्तक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा प्रकार्यवादी सिद्धांत में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं मैक्स वेबर के सिद्धांत को लेकर तो मैक्स वेबर काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन है। इन्होंने संपत्ति के अधिकार, सामाजिक अवसर, जीवन संबंधी सुविधाएं एवं वर्ग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। वेबर ने आर्थिक के साथ साथ सत्ता एवं शक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वेबर संपत्ति और सत्ता और प्रतिष्ठा को तीन भिन्न किंतु परस्पर संबंधित पदक्रम माना जाता है इनका, तो आप ध्यान रखिएगा मैक्स वेबर का सिद्धांत में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिगमंड फ्रायड के बारे में तो सिगमंड फ्रायड यहाँ पर मनोविश्लेषक सिद्धांत के रूप में आते हैं। सिगमंड फ्रायड ये निवासी हैं ऑस्ट्रिया की, या ऑस्ट्रिया कह सकते हैं या वियना कह सकते हैं आप, वियना कह सकते हैं आप। और इन्होंने मन के तीन स्तर के बारे में बात किया है, एक चेतन मन है, एक अर्धचेतन मन है, एक अचेतन मन है। ठीक है, चेतन मन का मतलब होता है वर्तमान से संबंधित। अर्धचेतन मन का जो तात्पर्य होता है ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी याद ना आए। ठीक है, उसको हम लोग अर्धचेतन का रूप देते हैं। पर जब मन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्धचेतन मन। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं जो है अचेतन मन में तो जो मन चेतना में नहीं होता है वह दुखी और दमित इच्छाओं का भंडार होता है, वो आपका अचेतन मन होता है। मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व के तीन भागों में भी डिवाइड किया है, जैसे ईद, ईगो, सुपर ईगो, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे अगर हम ईद की बात करते हैं तो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है और यह अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। काम प्रवृत्ति का सबसे बड़ा सुख होता है इसमें। इदम पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। ईद ईगो
और ईगो का मतलब अहम ही होता है, अहम द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है, ईद। और ईगो क्या होता है, यह वास्तविक पर आधारित होता है या अर्धचेतन मन से जुड़ा होता है, इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है या मानवतावादी से संबंधित होता है। सुपर ईगो मतलब परा अहम होता है या आदर्शवादी सिद्धांत होता है, या ईद और ईगो को नियंत्रित करता है। परा अहम ये दोनों को नियंत्रित करता है। ईद को कौन नियंत्रित करता है, तो ईगो करता है। यह पूरी तरह सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित होता है या चेतन मन से जुड़ा होता है। प्रवृत्ति जो है देवत्व होती है इसकी, ठीक है, तो याद रखेंगे इसे भी। सिगमंड फ्रायड की 2 मूल प्रवृत्तियां हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एक है जीवन की मूल प्रवृत्ति, कहीं कहीं इसे इरोस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यह जीने के लिए जो है साधन जुटाने के लिए अभी भी प्रेरित है या प्रेरित करती है। और यह जीवन की मूल प्रवृत्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों में प्रतिनिधित्व करता है। इसमें काम वासना और भूख प्यास जैसी चीज़ें जो है शामिल की जाती है। तो जीवन की ये मूल प्रवृत्ति होती है। अगर हम बात करते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति के बारे में, तो ये जो है घृणा मूल प्रवृत्ति इसको कहा जाता है, या आप इसे थेनाटोस भी कह सकते हैं। थेनाटोस इसलिए आप कहेंगे क्योंकि ये शब्द है सिगमंड फ्रायड का, ठीक है। तो इसका संबंध विनाश से होता है। मूल प्रवृत्ति जीवन की मूल प्रवृत्ति के विपरीत कार्य करती है। इसमें व्यक्ति आक्रामक या विध्वंस कार्य करने लगता है। तो इसी को सिगमंड फ्रायड ने मृत्यु मूल प्रवृत्ति का नाम दिया था। और इसी को प्राइड ने थेनाटोस भी कहा है। तो प्राइड का नाम भी ध्यान रखेंगे थेनाटोस का। और मूल प्रवृत्ति में अगर ध्यान रखना होगा सिगमंड फ्रायड का, तो सिगमंड फ्रायड बेसिकली जो है मृत्यु मूल प्रवृत्ति तो कहा ही करा है, लेकिन थेनाटोस को भी रिप्रेजेंट उसने बोला है। लेकिन सबसे पहले अगर कोई बात करता है थेनाटोस के बारे में तो प्राइड बात करता है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए एक मन की तुलना में बर्फ से संबंधित ये क्वेश्चन बना दिया जाता है कभी कभी इसी लाइन को। तो फ्रायड के मन की तुलना बर्फ से की गई है, ठीक है, एक बात यह ध्यान रखिएगा। जैसे बर्फ को अगर पानी में डालते हैं तो उसका जो है 90% भाग पानी में तथा 10% भाग जो है बाहर रहता है। तो कभी कभी पूछ लेता है पानी में कितना भाग रहता है, तो 10%, ठीक है, सॉरी, पानी में डालने पर बर्फ़ का कितना भाग रहता है, तो 90%, और पानी में तथा उसके भाग जो है बाहर रहने पर तो वो आप 10% बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई थी। मौखिक अवस्था जन्म से लेकर 1 वर्ष है, गुदा अवस्था 2 से लेकर 3 वर्ष है, लैंगिक अवस्था जो है आप कहीं पे देखिए इलेक्ट्रा रोडिपस ग्रंथि भी पाई जाती है, 4 से लेकर 5 वर्ष है, सुषुप्त अवस्था 6 से लेकर 12 है, जननी अवस्था 12 से लेकर 20 तक है। सिगमंड फ्रायड की ये 5 अवस्थाएं भी ध्यान रखेंगे। ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि ये भी अगर बात करें सिगमंड फ्रायड ही बात करते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार बताया गया है कि लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होने के कारण अपनी माता को अधिक प्यार करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण अपने पिता से अधिक प्यार करते हैं। ये भी 2 ग्रंथियों के नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एरिक एरिक्सन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एरिक एरिक्सन जो है इन्होंने व्यक्तित्व में, ठीक है, मनोसामाजिक विकास को लेकर जो है 8 अवस्थाओं के बारे में परिचर्चा किया था। जैसे सहस्वावस्था विश्वास बनाम अविश्वास, प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, खेल अवस्था पहल शक्ति बनाम दोषिता, चौथा है स्कूल अवस्था जिसको परिश्रम बनाम हीनता, 5वां है किशोरावस्था अहम पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, तरुण वयस्कावस्था घनिष्ठता बनाम विलगन, मध्य वयस्कतावस्था जननात्मक बनाम स्थिरता, परिपक्वतावस्था अहम संपूर्णता बनाम निराशा। ये 8 अवस्थाएं हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। एरिक एरिक्सन ने 1950 में बाल्यकाल एवं समाज को लेकर एक किताब लिखी थी, आप ध्यान रखेंगे इसे भी। आगे अगर हम बात करते हैं एरिक एरिक्सन में जो मानव के व्यक्तित्व का विकास जो है पूर्व निश्चित अवस्थाओं को सार्वभौमिकता के रूप से गुजरता है, इस तरीके की बात भी इन्होंने कहा था। इसकी कुछ अगर विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो क्राइसिस लिखा हुआ है संकट या संक्रांति, इसको रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर घनात्मक और या आप कह लीजिए ऋणात्मक या आप कह लीजिए पॉजिटिव या धनात्मक, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो मनोसामाजिक विकास में इन्होंने 3 शब्द बताए हैं। एक शब्द है आपका कर्मकांडता, दूसरा शब्द है आपका कर्मकांड, तीसरा शब्द है कर्म कांडवाद। तो ये 3 शब्द जो है आपको मनोसामाजिक अवस्था में देखने को मिलता है, विद्यमान होते हैं। और ये 3 शब्दों के बारे में कोई बात करता है तो एरिक्सन का सिद्धांत बात करता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसे भी। एरिक एरिक्सन ने उसी जो मैंने भी 3 कर्मकांड और कर्मकांडवाद के बारे में बात किया है,
वही 3 शब्दों को इंग्लिश में 3 Rs के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, 3R के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के कुल 8 अवस्थाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर 8 अवस्था की एज भी यहाँ पे दी गई है, इसे भी आप सीन कर सकते हैं। साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें 8 अवस्था में क्या डेवलप होता है वो भी आप देखेंगे। ठीक है, तो इस PDF को अभी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोग इसे देख देना एक बार। आगे अगर हम बात करते हैं मैस्लो का सिद्धांत आता है। मैस्लो का सिद्धांत बेसिकली अगर हम बात करें व्यक्तित्व के मानवीय पक्ष पर बल देता है, अस्तित्ववाद की एक वाद पर चर्चा करता है। मैस्लो का एक मानवतावादी या मानव की अभिप्रेरणा का समर्थन करता है। तो ये मैस्लो का सिद्धांत है, 5 स्टेप में जाना जाता है। तो मैस्लो का जो सिद्धांत था अगर हम बात करें इस पर, तो सन 1943 में एक पत्रिका अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के माध्यम से एक पत्रिका तत्पश्चात अपनी प्रसिद्ध पुस्तक उसने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में मनुष्य की क्रमबद्धता आवश्यकता का संबंध में परिचर्चा किया है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो इनका जो पत्रिका थी उस पत्रिका का नाम, दूसरी उसी पत्रिका से एक व्यापक लेवल पर लाने के लिए मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी करके किताब। तो ये 2 चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। कब की बात है? 1943 की बात है। ठीक है, नीड हायरार्की इसकी थ्योरी जो है एक प्रकार से थ्योरी भी कहा जाता है, इसे भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ये। अगर हम बात करते हैं इन्होंने 5 अवस्थाओं में किस तरीके से डिवाइड किया है, तो इन्होंने एक पिरामिड के रूप में बताया है। ये पिरामिड आप देख रहे होंगे, तो इन्होंने नीचे से चले हैं। तो जो जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ फिजिकल नीड के बारे में, तो फिजिकल जो नीड है वो बेसिकली शारीरिक आवश्यकता को बताता है। ठीक है, दूसरा जो है सेफ्टी यानी सुरक्षा की आवश्यकता है। फिर तीसरा प्यार एवं स्नेह कह सकते हैं आप, संबंधों की आवश्यकता है। फिर चौथा इन्होंने आत्मसम्मान की आवश्यकता, 5वां जो है आत्मबोध की आवश्यकता। बेसिकली मैस्लो से यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है 4th और 5th से क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रम से कि मनोदैहिक लेकर दिया हुआ है, सुरक्षा को, और यहाँ पर बात किया है स्नेह का। तो ये 3 जो है निम्न स्तर इसका नाम दिया गया है। ऊपर अगर हम बात करें आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि को लेकर, ये उच्च स्तर बताया गया है मैस्लो की आवश्यकता को या पदानुक्रम का सिद्धांत को। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि शारीरिक जरूरतें क्या हो सकती है, भूख, प्यास, रोना, इस तरीके की क्रियाविधि जो होती है शारीरिक ज़रूरतें होती हैं। सुरक्षा की ज़रूरतें क्या होती हैं, अगर हम बात करें शारीरिक नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी, इस तरीके की जो ज़रूरतें होती हैं वो आपकी सुरक्षा की ज़रूरतें में आती हैं। जो स्नेह और प्रेम की बात मैं कर रहा हूँ वो तदात्मिकता का संबंध भी बताती है। तो दोस्ती, परिवार, जीवन साथी आदि। आत्मसम्मान की बात होती है और स्वप्रत्यक्षीकरण की भी चर्चा होती है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, मैस्लो का पदानुक्रम का जो सिद्धांत है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर और भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। कार्ल रोजर्स के सिद्धांत के बारे में बात करें तो कार्ल रोजर्स पर्सन बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, आप सबको पता होगा। सेवार्थी केंद्रित उपचार के रूप में ये जाने जाते हैं। इनके जो है बेसिकली 2 महत्वपूर्ण आधार माने गए हैं, एक जीव, एक स्वयं माना गया है। तो ये कार्ल रोजर्स ने 1959 में इन्होंने लोग आत्म छवि के अनुरूप तरीकों को महसूस करना, अनुभव करना, व्यवहार करना चाहते हैं, इस तरीके की क्रियाविधि इन्होंने बताया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो कार्ल रोजर्स ने ही अनुभाविक अधिगम का सिद्धांत भी दिया, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, है ना, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आपने याद रखा कि स्वयं का सिद्धांत दिया है, तो एक चीज़ तो ये याद होना चाहिए आपको। दूसरी बात ये कि सेवार्थी केंद्रित उपचार इसी ने दिया है। ठीक है, ये भी ध्यान। तीसरी बात ये कि अनुभाविक अधिगम का सिद्धांत भी दिया है कार्ल रोजर्स ने ही। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग या आप कह लीजिए करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, और यह सिद्धांत बालकों के पुस्तकों के बोझ से नहीं लादना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अभिगम करने देना चाहिए या अधिगम करना देना चाहिए। इस तरीके की क्रियाविधि जो है कार्ल रोजर्स महोदय कहते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको देख लेना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसी पर बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो अधिगम की 2 मूल प्रकृति के बारे में चर्चा किया। एक उन्होंने बताया कॉग्निटिव लर्निंग, दूसरा उन्होंने बताया एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल के बारे में तो पता हो चुका है आप लोगों को, और एक संज्ञानात्मक अधिगम है। तो ये 2 अभिगम के बारे में आप ध्यान रखें। लेकिन बेसिकली अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो जीन पियाजे का नाम आता है, याद रखेंगे। कार्ल रोजर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, जिसको आप लोग बोलते हो क्लाइंट सेंट्रल थ्योरी या ट्रीटमेंट कहते हो या उपचार कहते हो,
तो इस तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में अगर किसी का नाम आता है तो कार्ल रोजर्स का ही नाम आता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, बस यही चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना, बाकी PDF में आप लोग देख लेना। कार्ल रोजर्स की बहुत सारी किताबें लाई गई थी, ये सारी किताबें भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है, लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा कि कार्ल रोजर्स की जो 1951 की किताब थी क्लाइंट केंद्रित थेरेपी, जिसको आप बोलते हो सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है 1951 में, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, छिपे हुए व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, ऐसी प्रतिक्रिया पे अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व के द्वारा ये निर्धारित किया गया है बेहोश प्रक्रिया। तो सिगमंड फ्रायड और कार्ल रोजर्स का सिद्धांत है छिपी हुई व्यक्तित्व। तो जब कभी प्रश्न बनता है छिपे हुए व्यक्तित्व में एक भूमिका किसकी है, तो उसमें ध्यान रखना सिगमंड फ्रायड और कार्ल रोजर्स दोनों लोगों का नाम आएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया है, कुछ मॉडल्स के बारे में आप लोगों को बताया है, कुछ विद्वानों के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। तो आप लोग इसे देखे रहिएगा, कोई डाउट वगैरह होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। बाकी आप लोगों की जो क्लास है अभी उत्तराखंड समाज कार्य की जो क्लास चलेगी वो 8 बजे से चलेगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य की जो क्लास चलेगी वो शाम 6 बजे से चलेगी। आप सभी लोग उसे अटेंड भी करना, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जाति पर चर्चा होगी, महिला अपराध पर चर्चा होगा और कुपोषण पर भी चर्चा होगा। और 8 बजे वाली क्लास में आप सभी लोगों से चिकित्सा समाज कार्य की भूमिका, उसकी अवधारणा, उसके सिद्धांत, उसके ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी 8 बजे वाली क्लास में चर्चा किया जाएगा आप लोगों से। यदि कोई आप लोग समाज कार्य में ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है और यहाँ पर भी ये मेरा नंबर है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले भी सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात करते हैं हम सभी लोग शाम को 6 बजे।